अल्लाह का शुक्र। हर अगले दिन के साथ जो है ना, मैंने हमेशा नोट किया है कि जो बिज़नेस लॉ है ना, उसमें बच्चे आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होना शुरू होते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, वो इतने चालाक नहीं होते कि घर बैठ के वीडियो देखी जा सकती है। उन्हें लगता है कि शायद टीचर की क्लास लेना ज़रूरी है। अच्छा, नए नए सीए में आए होते हैं तो वालिदैन से भी ज़रा ज़्यादा प्यार होता है, तो वालिदैन ने जो ज़्यादा खर्चा किया होता है फ़िज़िकल क्लास का, उसका मान रखने की भी कोशिश करते हैं। फिर यही बच्चे एक दिन बड़े हो जाते हैं। जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वालिदैन का पैसा उजाड़ना इनको बहुत मज़ेदार लगता है, और जो है वो उसके बाद कहते हैं कि ठीक है, बस पैसे भर दिए ना, अब मेरी मर्ज़ी में घर निकल के कॉलेज तक जाऊँ या ना जाऊँ। तो ग्रुप बी के सब्जेक्ट में एनरोलमेंट से आधे बच्चे नज़र भी नहीं आते, और ग्रुप ए में जो है वो बच्चे जज्बाती नज़र आते हैं। तो मतलब वही बात है कि आप ये देखें कि दूसरे ही दिन आवाम जो है वो वीडियो पे शिफ्ट हो गई है। मुझे याद है लास्ट सेशन में एक क्लास थी जिसमें टोटल मिला के 700 बच्चे एनरोल्ड थे। अकाउंटिंग की क्लास थी, ऊपर नीचे लाइव ये वो सारा, और आखिरी महीने के कुछ दिनों में देखा 40 बच्चे क्लास में बैठे हुए थे। ठीक है, मेरी ऊपर बिज़नेस लॉ की क्लास थी, उसमें 250, नीचे लाइव स्ट्रीमिंग में तकरीबन 110, और फिर ऑनलाइन में कॉलेज ने खुद ही से कर लिए थे, मैंने उन्हें खाली ऑनलाइन का मना किया हुआ था। तो वो आखिरी दिनों में वहाँ पे बच्चे बैठे होते थे 50 के करीब, 350 में से 350 फिज़िकल एनरोलमेंट्स में से। मुझे याद है दूसरे तीसरे दिन मैंने उनसे कहा था कि लाइव स्ट्रीमिंग वालों को ऊपर ही बुला लेते हैं, ऊपर जगह खाली होना शुरू हो गई हैं। तो आप लोग मज़े करा देते हैं कॉलेज के, तो जितनी सीटें ये उससे डबल एडमिशन करके भी ना किसी दिन परेशान नहीं होंगे कि ये सारे बच्चे आ जाएंगे। ये तजर्बा इन्होंने शायद बिज़नेस लॉ में कर लिया, वहाँ पे रश पड़ गया, वो भूल गए थे कि वो ग्रुप ए का सब्जेक्ट है, उधर बच्चे अभी भी ज़रा सिंसियर होते हैं अपने साथ। ग्रुप बी वाले तो सिर्फ रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो चलें, जितने लोग आए अच्छी बात है, और जो लोग नहीं आए और जो वीडियो पे देख रहे हैं वो सुन लें कि भाईजान आपने महंगे पैसे खर्च करके फ़िज़िकल क्लास ली है, अभी भी वक्त है। अगर आपको लग रहा है कि आपने ऑनलाइन पे ही रहना है तो कॉलेज से कहेंगे जी मुझे खाली ऑनलाइन वाली प्रोडक्ट दे दें, वो सस्ती भी है और पायदार भी। यानी जब आना ही नहीं है तो कम से कम मतलब फिर पैसे तो वो वाली चीज़ के देना, पैसे मैकडोनल्ड के भर के, और मैं अक्सर कहता हूँ कि खाओ अंडा शामी रहे हैं। तो फिज़िकल क्लास के पैसे सबसे ऊपर होते हैं, फिर दरमियान में होती है लाइव स्ट्रीमिंग, और सबसे एंड पे होती है ऑनलाइन। हमारी तो ऑनलाइन भी पूरी एक्चुअल क्लास है, पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्ड होकर बच्चे तक पहुँच जाती है। तो अगर आप में से कोई ठंडक महसूस कर रहा है पहले ही हफ्ते में, और उसे लग रहा है कि नहीं घर बैठ के भी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो सकती है, तो कम से कम अपने वालिदैन के पैसे तो बचा लें। कॉलेज को जाके कह दें मुझे गलती लगी थी, वो उस टाइम पे मैं ना ऑनलाइन वाली लाइन पे टिक किया था, वो गलती से फिज़िकल पे टिक हो गया था, आपने पैसे मांगे, मैंने भी वो बहुत हिसाब किताब नहीं किया। तो फिर कम से कम प्योर ऑनलाइन पे चले जाएं, ताकि पैसे तो बचा लें कम से कम। और अगर फिज़िकल में हैं तो फिर कोशिश करना है कि फ़िज़िकल ज़्यादा देर तक आते रहें। जब आप मानते हैं कि फ़िज़िकल की हमें फ़ीस भरनी चाहिए क्योंकि वो इंटरेक्टिव क्लास होती है, टीचर हमसे बात कर सकता है, 2 वे कम्युनिकेशन होती है, ये कहते हैं और उसके 1 हफ़्ते बाद गायब हो जाते हैं। तो या तो अच्छी तरह से रिसर्च कर लें कि क्या आपको वाकई सवाल पूछने भी थे या नहीं पूछने थे, और अगर आपने पूरा सेशन ऐसे ही बैठ के दूसरों के सवाल सुनने थे तो घर बैठ के सुकून से सुन लें, टीवी पे देख के अच्छी क्वालिटी में, और ये टेंशन भी नहीं होगी कि मैं आपसे अचानक सवाल पूछ लूँगा, और स्पीड भी तेज़ हो सकती है। और वही बात है कि जो आपकी अकाउंटिंग की क्लास है ना, उसकी स्पीड तेज़ करें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता, क्योंकि उसमें लिखाई चल रही होती है तो लिखाई की रफ्तार तेज़ हो जाएगी। टीचर तो इतना सा नज़र आ रहा होता है, इसमें तो टीचर ही नज़र आ रहा होता है टोटल। इसमें जब रफ्तार तेज़ होती है तो मैं दौड़ना शुरू हो जाता हूँ, तो बच्चे उसको भी बड़ा एंजॉय करते हैं। वो कहते हैं जी समझ कुछ नहीं आई लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा है ना टीचर को। हाँ, वो कहते हैं हमने तो आब्दी साहब को दौड़ा दिया है। हाँ, तो ये ऑनलाइन में ये भी सहूलत है कि उसको फास्ट किया जा सकता है, लेकिन मैं इतनी बड़ी क्लास ही नहीं करता जिसको फास्ट करना पड़े। कल कुछ बातें, कुछ अहद, कुछ कमिटमेंट्स हुई थी। मस्ट अटेम्प्ट से शायर की क्या मुराद है? कल आप आए थे। मस्ट अटेम्प्ट किसे कहते हैं? कल वाले हैंडआउट्स नहीं मिले, वो छोटी क्लासों में देते हैं, ऑडिट वालों को चलें आपको भी दे देते हैं। ठीक है, सही है। वो हम हमारे पास कल वाले हैंडआउट्स हैं, कल वाले नहीं हैं।
कल वाले हम ग्रुप में डाल देते हैं और आने वाले कल इनको फोटोकॉपी भी दे देते हैं। वैसे तो अगर ग्रुप में, वैसे तो जो किताब आएगी किताब में भी वो एनालिसिस दिए हुए हैं, तो फिर भी अगर परेशानी है व्हाट्सएप में भी, और स्टिल अगर फिर भी हैंड आउट चाहिए, ज़ाहिर है पैसे तो भरे हैं फिजिकल क्लास के, ठीक है, इनको कल ओरिएंटेशन के हैंड आउट्स भी हमने देने हैं, आज वाले हैंड आउट आपने मेरे कहने पे सामने लेके आने, ठीक हो गया जी। और ग्रुप में शेयर करवा दीजिएगा वो ओरिएंटेशन जो हमारी कल हुई थी, उसकी पूरी सॉफ्ट कॉपी। जी मस्ट अटेम्प्ट पे बात हो रही थी। नहीं ऐसे तो नहीं था, जो भी आता नहीं करना था। मस्ट अटेम्प्ट कुछ और है। क्या है ये मस्ट अटेम्प्ट? सबसे पहले आपने कहा था मस्ट अटेम्प्ट। हाँ ये मस्ट अटेम्प्ट है। और क्या है ये मस्ट अटेम्प्ट? अगर आपने एनरोलमेंट करवाई है तो अगर एनरोलमेंट कराई है तो ये अजम्पशन जहन में रखनी है कि मैंने पेपर लाजमी अटेम्प्ट करना है। अब खुदा ना खास्ता रिजल्ट में सारे पेपर वापस चले जाएं, कोई मसला नहीं, अल्लाह करे सारे बच जाएं, जो भी हो, मतलब ये इग्नोर कर देना है। अब रिजल्ट वाले दिन आपकी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट ही ना करे। आपको पता है कि मैंने ऑडिट उठाया हुआ है, ये मैंने पढ़ते रहना है। हाँ अफेक्ट उसे करेगा जो ग्रुप ए और बी के दरमियान फंसा हुआ है। ऐसे बंदे को मैंने कल बार बार कहा था कि मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि वो ऑडिट पे हाथ ना डाले, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली वो FR2 तक भी अभी सही से नहीं पहुंचा होगा। तो जो ग्रुप की मिक्सिंग में वो ऑडिट आता है, और जो एटलीस्ट 2 पास करके बैठा हुआ है, अगर उसने ऑडिट उठाया हुआ है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट उसको ऑडिट का पेपर देना चाहिए। अगर ये इरादा रखेंगे तो ऑडिट पढ़ने का दिल भी करेगा, वरना हर वक्त आप 2 नवंबर सोचते रहेंगे। 2 नवंबर दी आएगी अपने, एक यकम नवंबर अभी आई कि अपने इस दफ़ा टाइम ही जल्दी का दिया है। वो हफ्ते पहले दे रहे थे और टाइम आगे का देते थे, इस दफ़ा उन्होंने टाइम ही पीछे का दे दिया है। तो अगर आप गौर से देखें तो वो रिज़ल्ट कहते थे 11, 10, फिर 6, 7 इस तरह से करके, इस दफ़ा उन्होंने टाइम ही सफिशेंटली बैक डेट पे दे दिया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली उसी के आसपास आए। लास्ट टाइम तो अचानक से दोपहर 2 बजे इतवार को रिज़ल्ट आ गया। अब तो वही बात है कि अब रिज़ल्ट 1 नवंबर को आए या ज़िंदगी में कभी भी ना आए, बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, मस्ट अटेम्प्ट। ऑडिट तो अटेम्प्ट करना ही करना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर तो ये इरादा नहीं है तो अभी से भाग जाएं, क्योंकि ऑडिट में आपको शुरू से समझना होगा, पढ़ना होगा, और हमारी रफ्तार थोड़ी सी तेज़ होगी, बहुत तेज़ नहीं होगी लेकिन अकाउंटिंग्स की निस्बत तेज़ होगी। तो इसलिए ये चीज़, ये वर्ड बड़ा ज़रूरी है, मस्ट अटेम्प्ट। ये बेयकीनी की कैफियत में पूरा महीना क्लासें लेंगे ना, क्लासें समझ आएंगी, और आप खामखा एक टिक भी लगा लेंगे कि मैंने क्लासें ली हुई हैं। तो फिर क्लास तब लें जब आपने सोचा है कि मैंने पेपर देना ही देना है। ये था मस्ट अटेम्प्ट। वो भाई कुछ कहना चाह रहे थे। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है। नहीं जी, आज मैं आपके सामने जादू करता हूँ। याददाश्त 0322 970 5951 0307 42, ये क्या लिखा हुआ था, 94788। इतनी अच्छी याददाश्त नहीं, वो पिछली क्लास में लिखा था, मिटाने के बाद थोड़ा थोड़ा सा। कैंपस इनसाइट से रिलेटेड मसले, ये वाला नंबर, और व्हाट्सएप में ऐड करने से रिलेटेड इस नंबर पे आपने कहना है कि जी मुझे ऑडिट के व्हाट्सएप में ऐड नहीं किया। कॉलेज का एक प्रोटोकॉल होता है कि आप लोगों के जो नंबर रजिस्टर होते हैं वो उठाते हैं, उन सबको एक बल्क में व्हाट्सएप पे ऐड कर देते हैं। लेकिन आपकी जो 6-7 सिमों में से एक सिम आपने कॉलेज में जो एनरोल कराई होती है वो व्हाट्सएप वाली नहीं होती। तो कुछ लोगों का ये मसला आता है कि कॉलेज अपनी तरफ से उन्हें व्हाट्सएप में ऐड करता है, वहाँ से रिजेक्शन आ जाती है और कॉलेज के पास आपका वो नंबर नहीं होता। तो फिर अगर आपका कोई अलग नंबर है जो इनके पास नहीं है तो फिर आपने यहाँ पे बताना है और कहना है कि मेरा ये CNIC है, आपका SFS जो यहाँ की ID होती है। तो यहाँ स्कैन्स का जो आप रजिस्ट्रेशन नंबर है वो बता के और इन्हें कहना है कि मुझे ऑडिट के ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। 2 तरह के ग्रुप हैं, एक फ़िज़िकल स्टूडेंट्स का ग्रुप और एक ऑनलाइन वालों का ग्रुप। फ़िज़िकल वालों ने ये तय किया है कि वो फ़िज़िकल आएंगे। इसका मतलब क्या है? वो सारे सवाल क्लास में पूछेंगे। इसका मतलब ये है कि मैं हर दिन 1 घंटे तक उनके सामने अवेलेबल हूँ एंड ऑफ सेशन तक। तो उनके जितने भी सवाल होंगे वो मेरे से पूछ रहे होंगे।
तो उनको उस व्हाट्सएप ग्रुप की ज़रूरत सिर्फ इसलिए है कि वहाँ हैंडआउट शेयर हो जाए, वहाँ अगर कोई अगले दिन छुट्टी है किसी वजह से तो वो इन्फॉर्मेशन आ जाए, या कोई और इस तरह की कॉलेज कोई स्पोर्ट्स इवेंट करा रहा है फलाना फलाना, तो आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप की जो अहमियत है वो सिर्फ एक पैगाम रसानी की जगह है जहाँ वन साइडेड आपको कुछ पैगामात मिले। हाँ, अगर आपको कोई परेशानी हो आप उसके एडमिन्स को देखिए, उन एडमिन्स को पर्सनली आप जाके कहें, ये 2 नंबर भी वहाँ पे एडमिन्स में मौजूद हैं, उनसे कहें जी कैंपस इनसाइड की वीडियो नहीं चल रही है, इस तरह से करके। तो चूंकि हमारी जम्शन ये है कि आप फिजिकली आए हुए और आप सवाल पूछेंगे, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं अगर एक हफ्ते लेक्चर मिस करूँगा तो मैं वहाँ व्हाट्सएप पर जाके सवाल पूछूंगा और व्हाट्सएप पर जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि आप लोग व्हाट्सएप वाले नहीं, आप तो फिजिकल क्लास वाले हैं। आपका व्हाट्सएप सिर्फ मालूमात के लिए बनाया हुआ है। ये जो घर बैठे लोग हैं ऑनलाइन, चूँकि ये अपने सवाल पूछ नहीं सकते, ये रिलाई करते हैं और दुआ कर रहे होते हैं वीडियो देखते हुए कि अल्लाह करे कोई बच्चा वो सवाल पूछ ले जो मेरे दिल में आ रहा है। अगर आप में से कोई ऐसा सवाल पूछ ले तो उनका भी फ़ायदा हो जाता है, और अगर उनका सवाल नहीं वो हुआ तो दे हैव द ऑप्शन कि वो व्हाट्सएप पे सवाल पूछ लें, क्योंकि वो दूर बैठे हैं। तो व्हाट्सएप का ग्रुप उनका वाला ओपन है ऑनलाइन वालों का, और फिज़िकल वालों का सिर्फ मालूमात के लिए। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे वहाँ जवाब, क्योंकि अगर वहाँ जवाब देने शुरू कर दिए तो वी आर एनकरेजिंग कि यार क्या ज़रूरत है कॉलेज आने की, आराम से वीडियो देखो सवाल पूछ लिया करो। तो वहाँ उसको एडमिन मोड पे लगाने का मकसद, जहाँ एक ग्रुप ओपन है तो दूसरे ग्रुप को ओपन करने में हमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी, लेकिन जो फिज़िकल क्लास है उसका ग्रुप एडमिन ओनली है, जो ऑनलाइन क्लास है उसका ग्रुप क्यूरीज़ के लिए ओपन है, वहाँ पर लोग सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप में ऐड नहीं है तो ये नंबर पे आप रब्ता करके बता सकते हैं कि जी मेरा ये व्हाट्सएप का। फिर अगर किसी दिन आपका लेक्चर मिस हो गया और आपको कैंपस इनसाइड पे वो देखना है, तो आप यहाँ पे इस नंबर पे उन्हें बताएंगे कि जी मेरी वीडियो नहीं चल रही, अभी तक अपलोड क्यों नहीं हुई। देखें ये होता है शाम के करीब लेक्चर, 4 बजे के करीब ख़त्म होता है, तो ये लेट, सबसे लेट अपलोड होगा, मतलब सबसे आखिरी जो 2-3 लेक्चर्स हैं ये उनमें से एक है। एक FR1 की क्लास है, एक ये, और एक इसके बाद MF है। ये 3 लेक्चर सबसे लेट होते हैं, तो दिस इज़ एक्सपेक्टेड कि ये 3 सबसे लेट अपलोड होंगे। अच्छा, जो लाइव क्लास चल रही होती है ना, वो हो रही होती है GoTo वेबिनार पे। ये बड़ा स्मार्ट टूल है, बड़े कम टाइम में बड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर देता है। ये जो कैमरा रिकॉर्डिंग है ना, ये एक वक्त में आपने अगर कभी अपने मोबाइल से 5 मिनट की वीडियो बनाई हो तो आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि मोबाइल हीटअप हो जाता है और वीडियो 1 GB की हो जाती है। ये 1 घंटे की HD रिकॉर्डिंग है, ये GBs में चली जाती है, और अगर वो GBs अपलोड कर दिए तो आपके जो डाटा कनेक्शंस हैं, जो डाटा पैकेज हैं, वो सब उड़ जाते हैं। ना उड़े, आपके पास अच्छा नेट भी हो तो भी 12, 13, 15 GB की वीडियो लोड होने में, स्टीम होने में टाइम लगता है। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे एक मजबूत सिस्टम से वो वीडियो कई प्रोसेस से गुजारी जाती है, जिसमें 2-3 घंटे लगते हैं, और उसको 400 MB या उससे कम करने की कोशिश की जाती है, उसमें टाइम लगता है। तो ऑडिट वाली क्लास हो सकता है सारी क्लासें जो शाम वाली भी हैं वो उस दिन अपलोड हो जाएं, ये वाली क्लास हो सकता है रात में, नहीं तो फिर अगले दिन सुबह अपलोड हो रही हो, अपन उस प्रोसेस की वजह से। तो कोई क्लास मिस करेंगे तो आप तकलीफ में ज़्यादा आ जाएंगे। जो ऑनलाइन वाले हैं उन्होंने तो एक पैटर्न बना लेना, उन्हें पता लग जाना है कि लेट नाइट या सुबह के वक्त अपलोड होती है, वो उसी हिसाब से अपनी रूटीन सेट कर लेंगे कि हर दिन इस टाइम पे आएगी। लेकिन आपकी क्लास फिजिकल मिस हुई दोपहर की, तो अब आप जब शाम तक बार बार चेक करते रहेंगे तो हो सकता है आपको वीडियो ना नज़र आ रही हो, तो आप इस नंबर पे भी पूछ सकते हैं कि हाँ भाई वो वीडियो अपलोड हुई है या नहीं हुई। खैर वो तो आपके कैंपस इनसाइड पे आ जाएगा। या आप ये पूछ सकते हैं कि वीडियो आज अपलोड होनी है या कल अपलोड होनी है। तो 1-2 दिन में हमें भी ज़रा पैटर्न समझ आ जाएगा कि ये वीडियो कब तक अपलोड करने की पोजीशन में होते हैं, तो वो भी हम बता देंगे। लेकिन फ़िज़िकल वालों के लिए हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप इस चक्कर में पड़ें। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, रेगुलर क्लास में आएँ। जी, ये क्लास लाइव रिले नहीं हो रही, चूँकि इस क्वालिटी का इमेज लाइव रिले होता है तो वो फिर यूज़र सिर्फ अटकती हुई एक वीडियो देखता है और एंड पे तंग आगे रिकॉर्डिंग ही देख रहा होता है। तो ये लाइव रिले नहीं हो रही। मेरी खाली फिजिकल क्लास होनी थी, फिर कॉलेज ने कहा बच्चों को चूँकि आदत पड़ी हुई है साथ में ऑनलाइन या इस तरह से, तो इजाफी फ़ीचर के तौर पे उस क्लास की एक्चुअल वीडियो रिकॉर्डिंग बच्चों को मिल जाती है। डन जी। टैक्स और लॉ से डिफरेंट है से मुराद ऑडिट बिल्कुल डिफरेंट है। लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। ऑडिट इन सारे पेपर्स में बहुत ज़्यादा लॉजिकल पेपर है। उन सारे पेपर्स में टैक्स में लॉ में आपने रट्टे लगाए हैं, यहाँ पे रट्टे नहीं लगाना, यहाँ प्रोसेस समझना है कि अच्छा ऑडिट क्या होता है, ऑडिटर का पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है। यहाँ मैक्सिमम चीज़ें आप खुद से भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं उतना ज़्यादा लाइन बाय लाइन आपको नहीं पढ़वा रहा हूँगा। जैसे आपको याद होगा लॉ में हम पढ़ते थे, ये लाइन है, इसका ये उर्दू तर्जुमा है, इस लफ्ज़ को ऐसा कहते हैं। यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा मैच्योर समझा जाएगा। बहरहाल ड्यूरिंग द सेशन अगर आप बहुत ज़्यादा घबरा जाएं, आप कहें नहीं सर हम मैच्योर नहीं हुए, आप इंग्लिश पढ़ दिया करें, तो मैं इंग्लिश पढ़ भी दिया करूँगा, कोई मसला नहीं। इस क्लास के फ़ौरन बाद आप लोगों की अगली क्लास 4:15 है। किसी की कोई क्लास इस क्लास के बाद, तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी दिन आप फरमाइश करें कि सर इंग्लिश पढ़ के सुना दीजिएगा, तो क्लास ख़त्म होने के बाद यानी मैं मज़ीद टाइम आगे की तरफ एक्सटेंड कर सकता हूँ, तो फिर मुझे भी दुख नहीं होगा कि क्लास का कीमती टाइम अंग्रेज़ी पढ़ने में गुजर गया, और आप लोग भी खुश हो जाएंगे कि आपको अंग्रेज़ी का उर्दू तर्जुमा भी मिल गया। तो उस तरह से कर लेंगे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अब अपने आपको ज़रा मैच्योर समझना शुरू कर दें। अब आपने रिटन एक्सप्रेशन भी अपना इम्प्रूव करना है। अल्लाह खैर करे। हाँ, मुझे यही बताया गया था। वो क्या करें? नहीं पढ़ी, हाँ नहीं तो पढ़ी हुई है, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा पढ़ी हुई है, ले लें। हाँ मतलब मैंने मज़ीद कंफर्म करना था, उन्होंने मुझे पहले हल्का सा आइडिया दिया, तो वो कह रहे हैं कि स्टॉक में पड़ी हुई है, लेकिन शायद कम पड़ी हुई हो, तो आप जितनी जल्दी जाके ले लें, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे। बाकी ये फिर मंगवाते रहेंगे दूसरों से, तो जो जिसका पहले हाथ पड़े। जी प्राइस नहीं उसकी, आपको तो फ्री मिलती है। हाँ फ्री मिलेगी भाईजान, हम कारोबार नहीं कर रहे, हम खिदमत कर रहे हैं जी। ये इनकी सारी क्लासेस के साथ जितने भी स्टडी मटेरियल हैं वो बच्चों को फ्री मिल रहे हैं। नहीं तो आपको लग रहा है कि मैं कॉलेज से पैसे लेता हूँगा, मैं पब्लिशर से पैसे लेता हूँगा। चले, मैं बड़ा ओपन कैमरे पे क्लेम कर रहा हूँ, पिछले 10 साल से वो मेरी किताबें छाप रहा है, 1 रुपया नहीं लिया पब्लिशर से, क्योंकि वो रुपया लेने का मतलब है कि किताब की कॉस्ट बढ़ जाएगी। किताबें हैं ही 250, 300, 400 इस तरह से करके, तो मतलब उसकी जो लिस्ट प्राइस है उसका 25% ऑफ पे बच्चों को मिलती है। तो ये कॉलेज वाले उनको पैसे देते हैं, कॉलेज से भी मैंने कभी पैसे नहीं लिए किताब के, तो वो किताब बेचने के लिए नहीं है, वो 50-50, 100-100 रुपये से कमाई नहीं होती। बंदा क्वालिटी कमाए, मतलब ऐसे क्या कि वो चिल्लर से थोड़ी कमाना है, ठीक है, मतलब डाका डालना है तो फिर बड़ा डाका डाले बंदा। एवं जो है, मतलब थोड़े थोड़े से करके 50-50 रुपये बच्चों के खून पसीने, मतलब इतने सारे बच्चों की आ लेने का फ़ायदा। हम एक बड़े इन्वेस्टर के पास जाते हैं, स्कैन, ठीक है, वो इतने सारे बच्चों से वो करते हैं, कमाते हैं। हम उस एक इदारे से कहते हैं हाँ जी पैसे, जो थोड़े बहुत पैसे वो दे देते हैं, उस पर काम चला लेते हैं जी। क्या है टैक्स? जिसका टैक्स 20 लाख बनता है। आप ज़रा आउटडेटेड फिगर बता रहे हैं, ये इस दफ़ा भी 30 सितंबर गुजरी है, 35,70,000। तो ठीक है, मतलब जब कमाते हैं तो टैक्स भी तो देना ही होता है, और ऊपर से हमारा तो टैक्स छुपता भी नहीं, ऊपर से हमें टैक्स एडवाइज़र मिलते हैं तो हम ज़रा ज़्यादा एथिकल हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि ज़्यादा जज्बाती नहीं होना, ठीक है। एक भाई ने मशवरा दिया कि कैश में ले लिया करें पैसे। असल में नीयत का ताल्लुक है ना, हम कैश में भी लेंगे तो हम उसको इनकम में डिक्लेयर करेंगे। तो मेरी अभी 41 लाख की तो वो इनकम डिक्लेयर की है जो जिसका कोई एविडेंस ही नहीं है, मतलब मैं उसे गायब कर सकता था, लेकिन मतलब उस पैसे से क्या कर लूँगा मैं जो चोरी से आया होगा। तो जब बरकत होती है ना, पर ज़ाया नहीं करते। एक बड़ा सा दूध का कड़ाहा हो और एक कतरा पेशाब गिर जाए, ख़त्म है। तो इतनी सी करप्शन से फ़ायदा क्या मिल गया? अब आप कहेंगे फिर सर करप्शन बड़ी होनी चाहिए। तो इसके ऊपर चैप्टर 13 में जाएंगे तो इंटेग्रिटी पे मैं आधे घंटे की तकरीर करूँगा कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से। तो हक हलाल कमाएं, अच्छा मिलता है और बहुत मिलता है। तो अल्लाह का शुक्र है अपनी फील्ड में टॉप 1% लोगों में काउंट होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो हलाल कमा रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं। वरना लोग हराम भी कमा रहे हैं, मज़े की बात है, हराम कमाने उनकी हराम कमाइयों के बावजूद भी हम टॉप 1% में हैं। तो हलाल में भी बहुत है अगर नीयत साफ़ हो। तो इसलिए वही बात है कि 50-50 रुपए के बच्चों से किताबों से पैसे लेना ना, ये कहीं भी नहीं है। तो शायद आपके जहन में कोई गलत गुमान होगा कि सर शायद किताबें बेच के पता नहीं क्या कमा रहे होंगे या इस तरह से करके, ये नहीं। हम वही बात है, हम बड़े लोगों पे हाथ डालते हैं, बड़े इन्वेस्टर पे। अच्छा, तो कहानी अभी तक की सारी समझ आ रही है?
ये व्हाट्सएप ग्रुप और ये क्लास किस तरह से काम करेगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। मस्ट अटेम्प्ट वाली बात हो गई। कल एक बात नहीं हुई, डेली हमें ऑडिट कितना पढ़ना है? 2 घंटे। 2 घंटे बड़ा पेपर है। देखिए मैंने ही आपको 50-50 मिनट भी बोला हुआ है अलग अलग क्लासों में, लेकिन आज नहीं। ये सीनियर पेपर है, मैच्योर पेपर है, इसको 2 घंटे डेली दें। 2 घंटे से पहले आप फ्री हो जाया करेंगे अक्सर, लेकिन नियत ये रखें कि 2 घंटे आपने पढ़ना है। जल्दी फ्री हो गए, थोड़ी सी रिटन प्रैक्टिस कर ली, जल्दी फ्री हो गए, थोड़ा सा दोहराना शुरू कर दिया, लेकिन डेली के 2 घंटे इस सब्जेक्ट को आप दें। ये सब्जेक्ट बड़ा सब्जेक्ट है, मैच्योर सब्जेक्ट है, और किसी भी दिन हम लॉ में जितना पढ़ते थे उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। तैयार पढ़ने के लिए? शुरू करें कार्रवाई। ऑडिट, ऑल दो आपके सामने लिखा हुआ है, अब छुपाने का फ़ायदा कोई नहीं। ऑडिट का मतलब क्या है? जांच पड़ताल। यहाँ पे लिखा हुआ था, थोड़ी सी सेटिंग गलत हो गई, इसको पहले ब्लैक स्क्रीन के साथ शुरू करना था। ऑडिट का मतलब है जांच पड़ताल, चेक करना। अगर हम ये पेपर नहीं पढ़ रहे, फ़र्ज़ करें कैफ 8 हमारी ज़िंदगी में नहीं है, और मैंने अगर किसी को समझाना हो कि ऑडिट कैसे कहते हैं, तो ऑडिट कहते हैं किसी चीज़ को चेक करना। फॉर एग्जाम्पल, क्लासेस स्टार्ट होने से पहले एक बंदा यहाँ आके इस कमरे को चेक करे, डिवाइस को चेक करे, माइक को चेक करे, स्पीकर को चेक, घड़ी, प्रोजेक्टर, इन सारी चीज़ों को चेक करके ये बताए कि हाँ ये कमरा वाकई ही क्लास के काबिल है, तो ये भी ऑडिट है। उसने क्लास का ऑडिट किया है। आपने सुना होगा फूड का ऑडिट, क्वालिटी का ऑडिट। ये देखिए ना, फूड अथॉरिटी वाले जगह जगह छापा मारते थे, वो ऑडिट होता था। ऑडिट का मतलब जब भी कोई बंदा बाहर से आए, चेक करे, जांच पड़ताल करे, और उसके बाद ये बताए कि चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं नहीं जा रही, तो इसको कहते हैं ऑडिट। किसी भी चीज़ का हो सकता है ऑडिट। अभी लोग डोनेशन दे रहे हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि जी हम ऑडिट करवाएंगे कि डोनेशन सही जगह पे पहुंची या नहीं पहुंची, तो ये भी ऑडिट है। कॉलेज को कहा गया कि आपने बच्चों को किताबें देनी है, तो देयर इज़ अ डिपार्टमेंट जो ये चेक करेगा कि क्या सारे बच्चों तक किताबें पहुंची या नहीं पहुंची, ये भी ऑडिट है। तो ऑडिट बड़ा ग्लोबल सा वर्ड है। अगर आप कैफ 8 नहीं पढ़ रहे ना, तो ऑडिट का मतलब है किसी भी किस्म की जांच पड़ताल। जब भी किसी काम को चेक करके देखा जाए कि वो काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा, वो ऑडिट है। हमारी किताब बताती है कि ऑडिट शुरू हुआ है मिडीवियल्स टाइम से, फ़िरौनों वाले ज़माने से। उस वक्त उनकी बड़ी बड़ी जागीरें होती थीं और जागीरों पे उन्होंने मज़ारे रखे हुए होते थे, काम करने के लिए लोग रखे होते थे। फिर उनके कुछ लोग होते थे जो जाके चेक करते थे कि ज़मीनों की कमाई फ़िरौनों तक सही पहुँचा जा रही है या नहीं जा रही, इसको ऑडिट कहते हैं। अंग्रेज़ हैं, उनको ऐसा लगा हम तो जिस मज़हब को मानते हैं, तो हम तो मानते हैं कि पहले दिन से हमारा ऑडिट हो रहा है, हर दिन हिसाब किताब बन रहा है, एक तरफ का हिसाब दूसरी तरफ का हिसाब मुसलसल चल रहा है, हर अच्छाई हर बुराई हर चीज़ जो है वो नोट हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। तो ऑडिट किसी भी किस्म के हिसाब किताब, किसी भी किस्म की जांच पड़ताल या की चीज़ को कहते हैं। ये हो गया अगर हम ऑडिट का पेपर ना पढ़ रहे होते। लेकिन अब चूंकि हम ऑडिट का पेपर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ ऑडिट के अंदर स्पेसिफिक हो जाएंगे। ऑडिट कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने को। किसको चेक करने को? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। खुदा ना खास्ता मुझे ये बताने की ज़रूरत तो नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे ये पूछने की ज़रूरत ज़रूर है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मौजूद कोई सी 5 स्टेटमेंट्स बता दें। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, इसमें फाइनेंशियल पोजीशन, ये तो हो गया था। नॉन करंट एसेट स्केड्यूल, खुदा का खौफ करें, ये तो अच्छा नोट्स, ठीक है ठीक है, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हो चुका है, आपने उसकी जगह दूसरा नाम बोल दिया था, चेंजेस इन इक्विटी। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ और इक्विटी, इनको दिखाने वाली फाइनेंशियल पोजीशन, इनकम्स और एक्सपेंसेस को दिखाने वाली, उसके 2 अलग तरह से नाम है, आप बड़े नाम ले लें छोटा नाम ले लें, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम कह देते हैं। फिर कैश का हिसाब दिखाने वाली स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। फिर इक्विटी के अंदर की कहानियाँ कि कितना रिजर्व प्लस माइनस हुआ, चेंजेस इन इक्विटी। फिर इन सब पे कलेक्टिवली कमेंट्री, डिस्कशन, डायलॉग्स, नोट्स, डिस्क्लोजर्स, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या नोट्स टू द अकाउंट्स। इन 5 चीज़ों को हम नॉर्मली कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
इसलिए कहते हैं कि हम जो स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं उन्होंने इन 5 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है। हो सकता है मैं ऑस्ट्रेलिया में जाऊं तो वहाँ 7 स्टेटमेंट्स हों, हो सकता है कुस्तुन दुनिया में जाएं तो वहाँ 10 स्टेटमेंट्स हों। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑल दो स्टेटमेंट जो उस मुल्क का रेलेवेंट स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहता है। तो जब मैंने ऑडिट करना है, अगर मैं अमेरिका में जाके ऑडिट कर रहा हूँ तो मैं उनसे पूछूंगा भाई आप लोग कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करते हो? वो कहेंगे हम यूएस गैप फॉलो करते हैं। मैं यूके जाऊँगा, मैं कहूँगा आप कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं? वो कहेंगे हम आईएफआरएस फॉलो करते हैं। मैं इंडिया जाऊँगा, मैं कहूँगा आप कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं? वो अपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेंगे। इसका मतलब है ऑडिट एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट है। मैं जिस मुल्क में जाऊँगा उस मुल्क के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चेक करूँगा कि अकाउंट सही बने या नहीं बने। तो इसका मतलब है कि ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंस्पेक्शन को कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने को ऑडिट कहते हैं। तो ऑडिट का ओवरऑल मतलब जांच पड़ताल है, लेकिन हमारे सब्जेक्ट में जो ऑडिट का ऑफिशियल मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना कि वो सही बने हुए या नहीं बने हुए। सही बने में से क्या मुराद है? देखें, आपने मुझे कहा सर मेरे ज़रा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करें। मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे, उसमें आप लोगों ने नॉन करंट एसेट में लिखा हुआ था कार, या फिक्स एसेट में लिखा हुआ था कार। मैंने कहा कार तो चलती फिरती रहती है, कार चलती है तो उसमें करंट भी होता है, तो ये तो करंट एसेट में होना चाहिए। ये फिक्स एसेट में कैसे, नॉन करंट एसेट में कैसे? ठीक है, आपने ये फिक्स एसेट में डाला होगा, मैं कहूँगा लो इसे मैं भी गाड़ी में डाल के ले जाऊँ, मूवेबल एसेट बन गया। आपने इसे फिक्स एसेट का है, मेरे हिसाब से करंट एसेट है, देखें आराम से इधर उधर मूव कर रहा है। तो आप कहेंगे नहीं सर, आपने अगर किसी अच्छे टीचर से अकाउंटिंग पढ़ी होती तो आपको पता होता कि आईएफआरएस ने ऐसा बोला है कि आपने गाड़ी को नॉन करंट एसेट कहना है। इसका मतलब है मेरी ख्वाहिश मैटर नहीं करती। मेरा दिल हमेशा करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनी हो सबसे ऊपर कैश नज़र आ रहा हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि यार क्या एसेट ये वो, कैश बताओ, नोटू कितने हैं, ठीक, वो सबसे ऊपर नजर आना चाहिए। आप कहें नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, आईएफआरएस ने कहा है कि ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे। फिर मैं कहूँगा ये आपने नॉन करंट एसेट का नोट में ये वाली बात क्यों लिखी है? आप कहेंगे सर आईएफआरएस में लिखा है। इसका मतलब है कि अगर आपके बनाए हुए अकाउंट्स को मैं चेक कर रहा हूँ तो मुझे आपसे ज़्यादा किसी और चीज़ का पता होना चाहिए, आईएफआरएस का। तो FR2 में पढ़ूँ ना और कहूँ कि मैंने ऑडिट पढ़ना है, और ऑडिटर कौन है? जो अकाउंट्स को ऑडिट करता है, जिसको पता हो कि अकाउंट्स बनते कैसे हैं, तभी तो उसे पता लगेगा सही बने या नहीं बने। तो अगर मैंने IAS 16 नहीं पढ़ा हुआ, मैंने IAS 8 नहीं पढ़ा हुआ, मैंने IAS 10 नहीं पढ़ा हुआ, और मैं एक जगह पे जाऊँ और मैंने बताना है कि आप गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो मैं नहीं बता सकता। इसका मतलब है ऑडिट के पीछे एक अकाउंटिंग की बेस है। ऑडिट का पहला जुमला मैंने ऑफिशियली जो आपको बताया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने को ऑडिट कहते हैं। तो कहानी ही ख़त्म हो गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी आती होगी तो मैं उसको ऑडिट कर सकता हूँ। आपने कभी गौर किया कि कैफ में सबसे आखिरी पेपर ऑडिट क्यों है? अच्छा, CFAP का सबसे आखिरी पेपर कौन सा है? ऑडिट। ICAP की अजम्पशन है कि जब तक यहाँ तक बंदा पहुँचेगा उसने बाकी पेपर्स पढ़ लिए होंगे, उसे पता होगा कि कंपनियों का टैक्स कैसे काम करता है, उसे पता होगा कंपनियों के अकाउंट्स कैसे बनते हैं, उसे पता होगा सारी चीज़ें, तभी तो वो उनको ऑडिट कर सकेगा। तो जिसको ऑडिटर बनना है उसको पीछे का सारा प्रोसेस पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑडिट एक ऑफिशियल एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ताकि आप बता सकें कि फाइनेंशियल सही बनी हुई है या नहीं बनी हुई। और फाइनेंशियल्स किसके मुताबिक बनी होनी चाहिए? IFRS। आप IFRS इसलिए बोल रहे हैं कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं, हम अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, हम IFRS को फॉलो करते हैं। किसी और मुल्क में कुछ और नाम हो सकता है। तो अब ज़रा बड़ा नाम इस्तेमाल करते हैं। आप कहेंगे सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बने होने चाहिए अकाउंट्स। किसके मुताबिक? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो एक लफ्ज़ हमने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आपको आता था। एक नई चीज़ मैंने आपको बताई, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क, कोई भी ऐसा सेट ऑफ रूल्स, कोई भी ऐसे स्टैंडर्ड्स जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना सिखाते हों। आपके पेपर का नाम रिपोर्टिंग है। वो स्टैंडर्ड जो आपको एनुअल अकाउंट्स बनाना सिखाते हो, वो स्टैंडर्ड जो आपको रिपोर्ट्स बनाना सिखाते हो, तो
जब भी मैं किसी जगह ऑडिट करने जाऊंगा तो मैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उनके यहाँ चलते हुए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से मैच करके बताऊंगा कि उनके अकाउंट सही हैं या नहीं। भाई मैंने आपके अकाउंट देखे और मुझे बुरे लगे, मैंने कहा अच्छे नहीं, आपने कहा नहीं नहीं सर अपनी ओपिनियन मत दें, स्टैंडर्ड के मुताबिक बताएं। मैंने IFRS पढ़ा, IFRS ने कहा, IAS 16 ने कहा इसको ऐसे दिखाओ, इसको ऐसे दिखाओ, आपके अकाउंट्स देखे, आपने वैसे ही दिखाया हुआ था, मैंने कह दिया आपके अकाउंट्स इसके मुताबिक ठीक बने हुए। तो ऑडिट टेक्निकली अकाउंट्स को किसी मयार से मैयर करके, जैसे फूड अथॉरिटी वाले जाके वो ये नहीं कहते कि इसका रंग मुझे अजीब सा लग रहा है, ये फालतू चीज़ है, वो कहते हैं जी ये वाली चीज़ है, इस पे एक्सपायरी की डेट लगी होनी चाहिए थी, इसका ये ऐसे होना चाहिए था, इस पे प्लास्टिक यूँ लगा हुआ होना चाहिए था, ये इस तरह के रेफ्रिजरेटर में होना चाहिए था। उनके पास एक क्राइटेरिया होता है, एक फ्रेमवर्क होता है, उस फ्रेमवर्क से मैच करते हैं और कहते हैं अच्छा है, या उस फ्रेमवर्क से मैच करके कहते हैं अच्छा नहीं है। तो क्या ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क समझ आ रहा है? कोई ना कोई मयार हो, वरना अगर ओपिनियन पे डाल दिया, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि एक बच्चा जो है मुझे क्लास में बुला के लेके आया, सर मैंने दीवार पे बड़ा अच्छा पेंट किया, ज़रा बताएं कैसा पेंट है। मैंने आगे देखा तो वो शॉकिंग पिंक कलर, अच्छी गुलाबी कलर की जो है वो उसने दीवार पेंट की हुई है। तो मैंने देखती कहा यार क्या फजूल दीवार है, अजीब सी दीवार है। उसने कहा सर आपको क्या पता। उसने जनाब कोई खातून जो है उनको लाके वो कमरा दिखाया कि आप देखें मैंने कितनी प्यारी दीवार पेंट की है। उन्होंने कहा कमाल कर दिया तुमने, इतनी खूबसूरत दीवार। शायद उनकी एज भी मेरे जैसी हो, शायद वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मेरी जितनी ही पढ़ी लिखी हो, सिर्फ जेंडर चेंज होने से ओपिनियन चेंज हो गया। जिसका मतलब ऑडिटर मेल होगा तो अलग ओपिनियन देगा, फीमेल होगा तो अलग ओपिनियन। अब मैंने दीवार देखी और मैंने कहा ये तो बहुत ही अजीब सी वाहियात सी दीवार है। उसने कहा नहीं एक मिनट सर, अफ्रीकन दीवार पेंट करने के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मैंने दीवार पेंट की है, तो आपसे मुझे ये ओपिनियन चाहिए कि मैंने अफ्रीकन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक दीवार सही पेंट की है नहीं की। मैंने कहा दिखाओ ज़रा अफ्रीकन स्टैंडर्ड। अफ्रीकन स्टैंडर्ड उसमें लिखा था अगर किसी कमरे में को बहुत ही खुश्क पढ़ाई होने वाली हो तो उसकी कम से कम एक दीवार जो है वो बड़े खिलते हुए रंग की होनी चाहिए, जैसे कि ऑरेंज, मरजेंडा, फलाना या शॉकिंग पिंक। मैंने दीवार देखी, शॉकिंग पिंक। फ्रेमवर्क देखा, शॉकिंग पिंक। अब मेरी ओपिनियन क्या होगी? इन माय ओपिनियन आपकी दीवार इन अफ्रीकन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सही पेंट हुई है। अब मेरी पर्सनल ओपिनियन साइड पे हो गई। अब खातून आए मर्द आए, अच्छी लगे दीवार बुरी लगे, उसने अपनी पसंद नहीं देखनी है, उसने देखना फ्रेमवर्क क्या कहता है। अब मेरी पसंद तो ये है कि गाड़ी करंट एसेट में नज़र आए और कैश सबसे ऊपर नज़र आए, मेरे तो अपने जज्बात हैं। लेकिन आप कहेंगे सर आपने ऐसे ऑडिट नहीं करना, आपने देखना है कि हमने अकाउंट्स IFRS के मुताबिक या जो हमारे मुल्क में चलता है फ्रेमवर्क उसके मुताबिक सही बनाए नहीं बनाए। तो इसका मतलब है सिर्फ अकाउंट्स नहीं, एक क्राइटेरिया भी होगा जिससे मैच किया जाए। जब भी ऑडिट होता है एक क्राइटेरिया होता है, जब भी ऑडिट होता है। फूड अथॉरिटी वाले भी आके ऑडिट करते हैं तो वो किसी क्राइटेरिया से मैच कर रहे होते हैं कि क्या वो फॉलो हुआ या नहीं हुआ। कोविड के बाद गवर्नमेंट ने कॉलेजेस को खुलने की इजाज़त दी। उन्होंने कहा हमारा एक ऑडिटर आएगा, पहले चेक करेगा कि आपने हमारे वो जो 10 रूल्स हमने आपको भेजे उनको फॉलो किया या नहीं किया। तो उन्होंने जो ऑडिट किया उसके पीछे भी एक क्राइटेरिया था। तो अकाउंट्स में उस क्राइटेरिया को ग्लोबली हम कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या ओवरऑल वर्ड ऑडिट समझ आया? एक दफ़ा ज़रा किताब के अल्फाज देखने की कोशिश करते हैं। Audit is an official examination of accounts of entity by an auditor. Audit एक official examination है accounts का एक entity का एक auditor के थ्रू। इसमें कुछ लफ्ज़ हाईलाइट किए हैं। ऑडिटर जो ऑडिट करता है, कौन होता है, कहाँ से आता है, कितनी तालीम होती है, ये अगले वीक में हम इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे। एंटिटी किसे कहते हैं? किसी भी इदारे को। ऑडिट स्कूल का भी हो सकता है, फौज का भी हो सकता है, हुकूमत का भी हो सकता है, कॉलेज का भी हो सकता है, PTCL का भी हो सकता है। फौज का हो सकता है, फौज वाले खुद करते हैं ऑडिट भाई, उनका अपना एक डिपार्टमेंट ऑडिट का बना हुआ है, वो ऑडिट कर रहा होता है। इंसान भी तो खुद ही इंसानों को ऑडिट करते हैं ना, तो इंसान पे एतबार है, फौज पे एतबार नहीं है। क्या बात कर दी आपने। 6 महीने पहले आपको बहुत एतबार होता था, अब आपका लीडर मच्छर गया तो अब जो है ना वो एतबार ही ख़त्म हो गया। वाह, ठीक है जी। एंटिटी इदारा,
कोई भी इदारा, स्कूल, कॉलेज, बड़ा सा एक सेटअप, कोई भी इदारा। अकाउंट्स मेरे ख्याल में आपको मैं क्या बताऊँ, आप तो 2 पेपर, 1.5 पेपर पढ़ चुके हुए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी। ऑफिशियल एग्जामिनेशन, ऑफिशियल इसका मतलब है ऐसे नहीं है कि किसी ने आगे खुद ही से चीज़ों को चेक करना शुरू कर दिया। एक ऑफिशियल असाइनमेंट थी, किसी को टास्क मिला था। इसका मतलब है ऑडिट एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जब हम किसी को ऑफिशियली बुलाते हैं बाहर से, कहते हैं ये इदारा है, ये इसके अकाउंट्स हैं, इसको चेक करके बताओ सही बने हुए या नहीं बने हुए। वर्ड एग्जामिनेशन आपको क्या समझाऊँ, जो ICAP आपके साथ करता है उस एग्जामिनेशन कहते हैं। तो अकाउंट्स के साथ आपने वो करना है। ऑडिट अकाउंट्स के ऊपर ऐसी की जाने वाली हरकत को कहते हैं जो ICAP एग्जामिनीज के साथ करता है। वो आपको अच्छी तरह से झंझोड़ता है और आपसे सारी मालूमात निकालने की कोशिश करता है और जानने की कोशिश करता है कि आप कितना पढ़ के आए हैं। तो एग्जामिनेशन उस तकलीफदेह एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें अच्छी तरह से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए। तो मेरा नहीं ख्याल ये, अच्छा ये डेफिनेशन है भी नहीं, ये एक बच्चों को समझाने वाली एक आसान सी बात है। डेफिनेशन थोड़ा सा नीचे आती है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज टू एनेबल एन ऑडिटर, एक ऑडिटर को इस काबिल कर दे टू कन्वे एन ओपिनियन, कि वो ओपिनियन दे दे। क्या ओपिनियन दे? एज टू वेदर और नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये है असल डेफिनेशन ऑडिट की। वो तो सिर्फ समझाने के लिए एक टैगलाइन कि बच्चों को समझाया जाता है ऑडिट जी एक ऑफिशियल एग्जामिनेशन है अकाउंट्स का। अब जो असल डेफिनेशन है वो ये है कि ऑडिट का मकसद है कि एक ऑडिटर को इस काबिल किया जाए कि वो एक ओपिनियन दे सके। क्या ओपिनियन दे? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी हुई है नहीं बनी हुई, किसके मुताबिक? और ये क्या होता है? जिधर भी ऑडिट करने गए उनका, देखिए मैं पार्टनरशिप्स को ऑडिट कर रहा हूँ, वो अपने पैटर्न पे बनाएंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट वाले अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, स्कूल अपने स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, कंपनी अपने स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी, इराक की कंपनी अलग स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी, कुस्तुनतुनिया अलग स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी। इसका मतलब ये है कि जिस भी मुल्क में जाऊँगा उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चेक करके बताऊँगा कि अकाउंट सही बने हुए या नहीं बने हुए। तो इसमें वर्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मैंने आपको समझाया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो आप लोगों को पहले से पता था। ये फ्रेमवर्क कौन बताता होगा? वहाँ की गवर्नमेंट। पाकिस्तान में कंपनी अकाउंट्स कैसे बनाएं, कौन से? SEC भी बताएगा, कंपनीज एक्ट बताता है, पता नहीं 4th या 5th स्केड्यूल का आपने नाम सुना है या नहीं अभी तक। FR2 में थोड़ा सा आप इसको ज़्यादा सुनेंगे। वो बताते हैं कि 4th स्केड्यूल के मुताबिक अकाउंट्स बनाओ, 5th स्केड्यूल के मुताबिक। तो मुल्क का लॉ नॉर्मली बताता है कि ये स्टैंडर्ड फॉलो करें। अगर आपके मुल्क में लॉ नहीं बता रहा तो फिर आप क्या करते हैं? आप इंटरनेशनल चंद मशहूर बॉडीज़ में से किसी के स्टैंडर्ड उठा लेते हैं, जैसे कि IFRS एक मशहूर स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड जब मिल गए तो ऑडिटर ने पहले स्टैंडर्ड को समझना है, फिर अकाउंट्स को उसके साथ परखना है और परखने के बाद बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनी हुई हैं या नहीं बनी हुई। इस सब में उसने कहना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं। ये ट्रू क्या होता है और फेयर क्या होता है? ट्रू सच्ची और फेयर खरा, सच्चा और सुथरा। विंडो ड्रेसिंग ना की हुई हो, प्रेजेंटेशन आउट ना की हुई हो। भाई एक कंपनी ने 15 लाख की गाड़ी है, उसको 15 लाख के बजाय 10 लाख का दिखाया है, मैं कहूँगा ट्रू नहीं है। उसने 15 लाख की गाड़ी को 15 लाख का दिखाया है लेकिन दिखाया लाइबिलिटीज़ में, ये फेयर नहीं है। तो ट्रू इज़ अमाउंट सही होनी चाहिए, फेयर इज़ प्रेजेंटेशन सही होनी चाहिए, यूज़र को समझ आए उसे पढ़ के। तो मैं अकाउंट्स देखने के बाद दुनिया को ये ओपिनियन देता हूँ कि ये अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर है, सच्चे भी हैं और ये यूज़र्स को सही अंडरस्टैंडिंग भी दे रहे हैं। क्या इतने बड़े बच्चों से मटेरियलिटी पूछना मुनासिब है? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है? अब पता है आज आपको घर जाके लगेगा हमने ज़्यादा पढ़ा, लेकिन कुछ चीज़ें पुरानी रिपीट हुई हुई हैं। अगर किताब ने मटेरियलिटी दोबारा से बताई है तो आप माइंड तो नहीं करेंगे। मटेरियलिटी क्या होती है भला? कोई भी ऐसी चीज़ जो एक ख़ास लेवल से बड़ी हो, इतनी बड़ी हो कि वो यूज़र्स के डिसीजंस को अफेक्ट कर सके, यूज़र्स के डिसीजन मुतासिर हो रहे हो।
यानी अगर किसी दिन आप पेट्रोल पंप पे जाएं पेट्रोल डलवाने और वो आपको पेट्रोल डालने से पहले कहे नहीं जी सर आप एक दफ़ा पहले ध्यान से सुन लें, कल रात 15 पैसे पेट्रोल बढ़ा है, डलवाना है कि नहीं डलवाना? आप कहें यार क्या बात कर रहे हो, डाल दो पेट्रोल, क्या ठीक है। लेकिन अगर आप एक दिन पेट्रोल डालने जाएं और पेट्रोल में 150 रुपये का फ़र्क पड़ा हो, जिससे आपने जितने का डलवाना था उस डिसीजन के ऊपर अच्छा भला इन्फ्लुएंस आने वाला है, तो मटेरियल एक ख़ास लेवल से बड़ी वो चीज़ है जो आपके बहुत सारे डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करती है। तो जब अकाउंट्स बनाए जाते हैं तो जहन में क्या होता है? मटेरियलिटी। अगर एक चीज़ मटेरियलिटी से नीचे हो तो आप थोड़ी बहुत चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा, असल में ये इस वक्त ना आज हम अकाउंटिंग की बातें थोड़ी सी ज़रा रिपीट कर रहे हैं ज़्यादा। रबड़ मिटाने के लिए इस्तेमाल होता है, किस चीज़ को? पेंसिल को। आजकल पेंसिल से कितनी लिखाई की जाती है? बहुत कम। तो पेंसिल चलो फिर भी टूट फूट जाती होगी, रबड़ 3-4 साल चलता होगा, 5-7 साल चलता होगा। कॉलेज ने रबड़ ख़रीदा होगा और रबड़ को एसेट के तौर पे दिखाया होगा। चूँकि शायद आप लोगों ने कुछ अकाउंटिंग में ऐसी बात पढ़ी है कि साल से ऊपर अगर चल रही हो या ऐसे करके तो रबड़ तो 5-6 साल का बेनिफिट दे रहा है आपको। इनसिग्निफिकेंट है। इसका मतलब अगर एक चीज़ मटेरियल नहीं है तो आप अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स को भी थोड़ा बहुत इग्नोर कर देते हैं। आप कहते हैं यार छोड़ो, क्या छोटी सी बात पे स्टैंडर्ड पूरा अप्लाई करना। तो ऑडिटर भी जहन में ये रखता है कि जब उसने ऑडिट करना है तो ऐसा ना हो कि 200 रुपये की चीज़ के ऊपर कहते हैं आपके अकाउंट्स बड़े गलत बने हुए हैं। जैसे अकाउंट्स बनाने वालों ने मटेरियलिटी के मुताबिक बनाया हुआ और छोटी मोटी चीज़ों पे थोड़ा सा आंखें बंद कर ली हैं, इसी तरह से ऑडिटर ने भी छोटी मोटी चीज़ों पे बहस नहीं करनी। हाँ, मटेरियल चीज़ जो यूज़र को अफेक्ट कर रही है उस पर ज़रूर बात करनी है। ये बात भी क्लियर है? एक अहम सवाल, ऑडिट होता क्यों है? पता लगे कि चीज़ें सही है नहीं। मतलब देखें, मैं अगर किसी को कहूँ कि आओ मेरा ऑडिट करो, तो मैं क्यों कहूँगा कि मेरा ऑडिट करो? मैं आगे किसी को जवाब दूँगा अपनी तसल्ली के लिए, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए हो सकता है। अच्छा, कंपनियों के मालिक कौन होते हैं भला? और शेयर होल्डर तो कंपनी में बैठे होते होंगे। कहाँ होते हैं? शेयर होल्डर घर बैठे होते हैं। कंपनी कौन चला रहा होता है? डायरेक्टर्स या मैनेजर्स। इनके स्टीवर्ड्स होते हैं ना। स्टीवर्ड बेसिकली उसे कहते हैं वो जो बहरी जहाज़ पे वो नहीं पहिए को जो कंट्रोल कर रहा होता है, जो कैप्टन का नायब होता है, ये स्टीवर्ड कहलाते हैं। तो ये जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं स्टीवर्ड्स होते हैं। इनके हाथ में हमारी कंपनी का पहिया है, एक पहिया गलत घूमा और जनाब वो ग्लेशियर से टकरा गया, उसके इमीडिएट आसपास की कोई डिस्कशन नहीं, लेकिन वो ग्लेशियर से टकरा गया और जनाब उसके बाद जहाज़ टूट फूट गया, सारा कुछ है। तो गलती उस बहरी जहाज़ पे जो पहिए पे बंदा मौजूद है उसकी है, लेकिन डूब सब गए। तो ये जो स्टीवर्ड्स हैं ये हमारे एजेंट्स हैं, हम इन पे भरोसा करते हैं, हमने इनके हाथ में अपने बहरी जहाज़ उसका कंट्रोल दिया है। तो कंपनी के स्टीवर्ड्स ये डायरेक्टर्स और मैनेजर्स ही तो हैं। कंपनी के मेंबर्स अपने घर इसलिए सुकून की नींद सो रहे हैं कि उनको पता है कि देयर आर समवन जो कि लुक आफ्टर कर रहे हैं चीज़ों को। ये हैं स्टीवर्ड्स। अच्छा, जब ये कंपनी को चला रहे हैं उसके बाद फिर हमें इनसे ये जानना है कि ये कंपनी सही चला रहे हैं नहीं चला रहे। तो अब शेयर होल्डर्स जो है वो एक दिन इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, ज़रा मैनेजर से कहते हैं आप लोग कंपनी सही चला रहे हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा जी बताएं आपकी क्या परफॉर्मेंस है। उन्होंने 2 पलड़े पकड़ा दिए, एक पे लिखा था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक पे लिखा था स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। अब शेयर होल्डर्स को इतनी अकाउंटिंग आती होती तो वो नौकरी ना कर रहे होते या इन्वेस्टर हैं ही इसलिए कि वो अकाउंटिंग की तरफ नहीं गए, वो पैसे वाले लोग थे। ये चलें वो चूंकि अकाउंटिंग की तरफ नहीं गए वो इसलिए पैसे वाले लोग थे। तो मतलब ज़्यादा माइंड तो नहीं कर रहे आप लोग। एक तरफ नौकरी होती है, एक तरफ बिज़नेस होता है। वो बिज़नेस वाले होंगे, बिज़नेस में मुनाफा ज़्यादा होता है, बिज़नेस में नुकसान भी ज़्यादा होता है। तो सीए करने वाले ज़्यादातर सेफ़ ऑप्शन की तरफ रहते हैं, नौकरी करते हैं। लेकिन कुछ लोग बिज़नेस भी करते हैं, फर्म सारी बिज़नेस कर रही हैं। तो अगर मैं कहूँगा कॉलेजेस बिज़नेस कर रहे हैं तो जो है ना क्लिप उठा के आप लोगों ने चला देना कि लो जी स्टेज पर खड़े होकर उन्होंने कह दिया कि कॉलेजेस बिज़नेस कर रहे हैं। कर भी रहे हैं तो क्या बुरी बात है, इदारा है, समाज सेवा के लिए तो ऑब्वियसली नहीं बैठे हुए। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं, एक
कुछ चीज़ बाय करते हैं, सर्विसेज बाय करते हैं और सेल करते हैं। हाँ, बाय सस्ते में करते हैं, सेल महंगे में करते हैं, वो थोड़ा सा गलत है, ठीक है। मासूम से भोले वाले टीचर्स को थोड़े से पैसे देते हैं और बच्चों से जनाब करोड़ों रुपया ले लेते हैं। अच्छा, तो पॉइंट ये है कि ये जो स्टीवर्ड्स हैं ये अपने शेयर होल्डर्स को ये बताएंगे कि हम कंपनी अच्छी चला रहे हैं, और क्या वो कहेंगे हम कंपनी बुरी चला रहे हैं? नहीं। और आपका क्या ख्याल है, अकाउंट्स बहुत ही बिल्कुल ही पक्के ईमानदार बनाएंगे? वो बनाएंगे भी ऐसे कि मतलब इनको लगे कंपनी तो तूफानी ग्रो कर रही है। अब शेयर होल्डर बेचारा क्या करे, अपनी ही कंपनी के अपने ही लोग, पाकिस्तान जैसा माहौल, कैसे भरोसा करे? वो कहेगा एक मिनट मैं अपना नुमाइंदा लेके आता हूँ। वो एजीएम पे इकट्ठे होंगे, एक ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे और ऑडिटर को कहेंगे तुम्हें हमने अपॉइंट किया है, कंपनी को चेक करो, कंपनी के मैनेजर्स के बनाए हुए अकाउंट्स को चेक करो और हमें बताओ ये अकाउंट ठीक बने हुए या नहीं बने हुए। तो सबसे बड़ा ऑडिट का फ़ायदा ये है कि ओनर्स को सेटिस्फेक्शन मिलती है कि काम सही हो रहा है, मैनेजमेंट सही हो रही है, गवर्नेंस सही हो रही है, ड्यूटी सही फॉलो हो रही हैं, रूल सही फॉलो हो रहे हैं। ओनर खुद तो आगे हर चीज़ नहीं देख सकते और ओनर को पता भी नहीं है कि इस मुश्किल से लफ्ज़ का क्या मतलब है। अब कोई ओनर बहुत ही उछल के आ रहा हो कि मुझे बताओ अकाउंट्स में क्या मसला, वो कहें सर इस दफ़ा ना डेफर टैक्स जो है वो 85 मिलियन से इन्फ्लेट कर गया, वो वहीं फुस हो जाएगा बंदा। अब उस गरीब को क्या पता कि डेफर टैक्स क्या बला है, किस तरह से, तो उनको तो धोखा दे देंगे, लेकिन एक चालाक ऑडिटर को कैसे धोखा देंगे जो कैफ 7 तक पढ़ के आ रहा है, जिसको सारी बातें पता है, जिसको FR2 भी आता है, FR1 भी आता है। तो ऑडिटर जब आएगा तो ऑडिटर के पास अकाउंटिंग नॉलेज होगी, ऑडिटर नुमाइंदा होगा शेयर होल्डर्स का और ऑडिट करेगा मैनेजमेंट का। तो ये एक ट्रायंगल बन गया, 3 लोग आ गए। एक पार्टी है ऑडिटर, एक पार्टी है ओनर्स और एक पार्टी है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आपके डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और इस तरह के लोग आ सकते हैं। ओनर्स में ओनर खुद भी आ सकते हैं और कई दफ़ा ओनर्स ने कुछ नुमाइंदे बिठाए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल इन सारे शेयर होल्डर्स ने मिलकर अपना एक डायरेक्टर मुंतखब किया था, उन्होंने कहा जी वो हमारा बंदा है, वो आपसे राब्ता करेगा। हम सारे शेयर होल्डर्स आपसे राब्ता नहीं करेंगे, हम लोगों ने 2 डायरेक्टर्स को इलेक्शन से सिलेक्ट किया था, वो राब्ता करेंगे, उनका राब्ता हमारा राब्ता बराबर है। तो ओनर्स या ओनर्स के नुमाइंदे, मैनेजमेंट या मैनेजमेंट के नुमाइंदे और ऑडिटर या ऑडिटर का नुमाइंदा, ये 3 पार्टीज़ हैं। ये ऑडिट करता है, इनका ऑडिट होता है और ये ऑडिट करवाते हैं। अब एंटिटी किसे कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन को। वो तो स्कूल भी हो सकता है, वो तो कंपनी भी हो सकती है। वर्ड ओनर तो हर जगह नहीं चलेगा, वो एक ट्रस्ट भी हो सकता है। सोल ट्रेडर में जो ओनर है उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। पार्टनरशिप में ओनर किसे कहते हैं? पार्टनर्स को। कंपनी में ओनर किसे कहते हैं? शेयर होल्डर्स को। स्कूल में ओनर किसे कहते हैं? कई दफ़ा प्रिंसिपल या CEO होता है। तो फिर कई दफ़ा ओनर और कई दफ़ा ओनर का नुमाइंदा होता है। तो अब ये ओनर थोड़ा सा पुराना लफ्ज़ हो गया, हम एक नए लफ्ज़ पे आएंगे, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। दोज चार्ज विद गवर्नेंस। तो जहां हमने ओनर बोलना होगा ना ऑडिट में, हम ओनर नहीं बोला करेंगे, हम कहेंगे ये इशू हम दोज चार्ज विद गवर्नेंस को बताएंगे। दोज चार्ज विद गवर्नेंस का आसान तर्जुमा ओनर या ओनर के नुमाइंदे। ये पेपर में जगह जगह यूज़ होगा, किताब में भी जगह जगह यूज़ होगा। दोज चार्ज विद गवर्नेंस ये कॉमन एब्रीविएशन नहीं है, मैंने ज़रा बहुत सारे अल्फाज बचाते हुए ये लिखा ताकि यहाँ पे वो ना हो, और मार्कर की इंक भी थोड़ी सी फीकी थी तो मैंने कहा वो दोज चार्ज विद गवर्नेंस तक एंड तक वो बिल्कुल ही फारिग हो जाएगा। तो दोज चार्ज विद गवर्नेंस, लेकिन मेरी अपनी किताब में मैंने इंक बचाते हुए कोई कम से कम कोई 650 जगह पे दोज चार्ज विद गवर्नेंस के लिए TCWG लिखा। तो इससे मुझे फ़ख्र है कि मैंने इतने सारे सफ़े बचा लिए, इतने सारे दरख्तों को कटने से बचा लिया। मैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में मुल्क की अहम किरदार अदा किया, और लाखों दरख्त कट गए बाकी किताब के पेजेस प्रिंट करने में, वो एक अलग चक्कर है। दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ऑडिटर और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट काम करती है, अकाउंट्स ये बनाते हैं, उनके लिए बनाते हैं, और वो इनसे वेट करवाते हैं कि सही हैं या नहीं, क्योंकि हम इस पे फिर भरोसा कर सकें। और सिर्फ यही ओनर्स नहीं, ऑडिट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ऑल द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को है।
क्या मैं आपसे ये पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन आते हैं? इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, डेटर्स, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज़, बैंक्स। आप गौर से देखिए, इन सबको ऑडिट का फ़ायदा है। बैंक लोन देने लगेगा, वो कहेगा ज़रा दिखाओ तुम्हारे क्या एसेट हैं, वो तो कुछ भी झूठ बोल देंगे। वो कहेंगे ये हमारे एसेट्स हैं और ये ऑडिटर का ठप्पा लगा हुआ है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ईमानदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर। बैंक की आंखें जो है वो अदब से झुक जाएंगी। वो कहेगा इतने मोतबर इंसान ने, इतने चार्टर्ड आदमी ने अगर ठप्पा लगाया है तो ठीक है, सही बात हो रही होगी। तो और इनको कोई फ़ायदा होगा दोस्त शावत गवर्नेंस को, ऑडिट का? कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाएगा, ट्रू एंड फेयर चीज़ें हैं या नहीं ये पता लग जाएगा, और फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे। फ्रॉड ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन चांसेस कम हो जाएंगे। ऑडिटर की वजह से खौफ होगा, लोग ध्यान से काम करेंगे। डिविडेंड के बारे में थोड़ा सा पता लग जाएगा कि सही बेसिस पे कैलकुलेट हुआ है या नहीं हुआ। असल में फ्रॉड 100% ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि फ्रॉड करने वाले ने छुपाया होगा फ्रॉड, तो शायद सारे फ्रॉड पकड़े ना जा सकें। एक गलत फहमी ऑडिट के बारे में पाई जाती है, लोग समझते हैं कि ऑडिट का मतलब 100% चीज़ें पकड़ी गई। ऐसा नहीं है। ऑडिटर के पास इतना टाइम ही नहीं होता। ऑडिटर ओपिनियन देता है, पीछे याद है जुमला? ऑडिटर एक ओपिनियन दे सके। हमने ओपिनियन बोला है, कंक्लूजन नहीं बोला। हमने ओपिनियन बोला है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं बोला। हमने ये नहीं कहा, हमने कहा वो राय। उसने ये नहीं कहा मैं कसम खा के कहता हूँ कि अकाउंट्स ठीक बने हुए हैं, कहता है मेरे ख्याल में अकाउंट्स ठीक बने हुए हैं। कितना दुख नहीं होगा, लाखों रुपए खर्चे ऑडिटर को दिए, ऑडिटर ने आगे 3-4 महीने काम किया और एंड पे कहता है मेरे ख्याल में चीज़ें ठीक है। उसे ये नहीं कहना चाहिए कि 100% श्योरिटी से कहता हूँ कि सब चीज़ें ठीक हैं। जितने पैसे दिए कहना तो चाहिए, क्यों नहीं कह रहा? क्यों? ऐसी क्या लिमिटेशंस हैं उसके काम में? वो उसके पास शायद सारा डाटा नहीं है। अच्छा, उसको डाटा देने से इनकार असूलन ये नहीं करेंगे। ओनर्स कहेंगे ये हमारा नुमाइंदा आ रहा है, इसको सारी इन्फॉर्मेशन दो, तो मैनेजमेंट वाले ताउन भी करेंगे। लेकिन ताउन करते हुए एक आध कागज़ गायब कर दिया, शायद ना पता लगे, या बाद में इमैटेरियल इश्यूज हो सकता है, मिल के मटेरियल हो जाए, उसने ध्यान ना किया। और जी जी मैनेजमेंट से आपका ये अरेंजमेंट है कि वो हमें डाटा देंगे और हम उसको चेक करेंगे। नुकसान तब होगा अगर ये दोनों मिल गए। इसके ऊपर हम एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कि इन दोनों को क्यों नहीं मिलना चाहिए। पूरे ऑडिट में हमारी अजम्पशन ये है कि ये ईमानदार इंसान है, और चैप्टर 13 में हम देखेंगे कि ये क्यों बेईमान हो सकता है और उसको कैसे ईमानदार होना होगा। लेकिन बाकी किसी भी और चैप्टर में आपने ये नहीं सोचना कि ऑडिटर गड़बड़ करेगा। हम हमेशा सोचेंगे अगर मैनेजमेंट धोखा करे, अगर वो धोखा करे, अगर फलाना धोखा करे, लेकिन हम ये कभी भी नहीं सोचेंगे कि अगर ऑडिटर धोखा करे। ऑडिटर एक मुकद्दस इंसान है, ठीक है। ऑडिट का सक्सेस रेट कितना होता है मटेरियलिटी पे डिपेंड करता है कि किस तरह का इदारा है। अब असल में ऑडिटर की भी चालाकियाँ होती हैं ना कि वो कम काम करता है लेकिन काउंट ज़्यादा होता है, वो रिस्की एरियाज पे ज़्यादा काम करता है। ये 3 मुकद्दस लोग अभी वो भी सस्पेंड, उनके लाइसेंस कैंसिल। अच्छा नहीं, मुझे ये वाली खबर मुझे नहीं पता, मैं 2-3 दिन से मैंने नहीं देखा। 3 या 4 दिन पहले लोग सस्पेंड हो गए, मुकद्दस लोग सस्पेंड हो गए। चलें, पता नहीं, मैं इसके बारे में मुझे अभी, मैं ऑडिट में एक अप्रोच होती है कि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप ओपिनियन नहीं दे सकते। तो आई एम अनएबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो खैर हो सकता है इसमें कोई मज़ेदारी वाली बात हो, लेकिन मतलब मुझे इस वक्त नहीं पता कि वो मज़ेदारी वाली क्या बात है। तो मेरा इस वक्त फोकस ज़रा ज़्यादा सीधा हो गया। देखा, जो सोशल मीडिया से दूर होते हैं वो फोकस होते हैं, ठीक है। ये और बात है कि वो सोशल मीडिया पे लोग टैग कर करके जो है ना वो हशर कर देते हैं जी। ऑडिटर, दोस्त शावत गवर्नेंस, मैनेजमेंट, सारी कहानियाँ समझ आ रही हैं। ओपिनियन देता है, फाइनल हतमी बात नहीं करता। क्यों? क्या क्या मसले हैं? डाटा पूरा अवेलेबल नहीं है। अच्छा, मैनेजमेंट जिनसे डाटा ले रहे हैं उनको भी कई दफ़ा श्योरिटी नहीं होती। उन्होंने कह दिया इसकी यूज़फुल लाइफ 15 साल है, क्या वाकई पूरे 15 साल है?
तो इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो तो सारी इस assumption पे बनी हुई है। तो जब वो डेप्रिसिएशन कंफर्म परफेक्ट नहीं है तो ऑडिट परफेक्ट कैसे हो सकता है? और रिसीट्स वगैरह अभी सही से नहीं हुई होती हैं, अभी बहुत सारे कामों की चीज़ें बाकी होती हैं, बहुत सारे एविडेंसेस पेंडिंग होते हैं। ऑडिटर को एविडेंस बाद में मिलता है, काम पहले हो गया होता है। ईयर एंड हुआ, आप बाद में आए, आपको 5 महीने पहले रसीद मिली जिस पे लिखा है कि मिस्टर खोखर को कंपनी ने 15 लाख की सेल की 27 मई को। अब 27 मई को ऑडिटर था वहाँ, क्या उसने मिस्टर खोखर को देखा था? उसको एक कागज़ मिला है जिस कागज़ से उसे ये यकीन करना होगा कि 27 तारीख को मिस्टर खोखर को ही सेल हुई है। तो उस बेचारे को 3-4 अलग अलग कागज़ों से वेरीफाई करना पड़ेगा कि हुआ था या नहीं हुआ था। तो ऑडिटर जितनी मर्जी कोशिश कर ले, उसके पास जो डाटा है वो कंक्लूसिव नहीं है, वो परसुएसिव है। परसुएसिव मतलब परसुएड कर रहा हो। परसुएड कैसे कहते हैं? कायल कर रहा है। उसके पास जो डाटा है वो उसे कायल कर रहा है, उसको देख के उसे ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा। उसके पास फाइनल एविडेंस नहीं है, फिर वो सैंपल पे काम करता है। बाटा में अगर 700 ब्रांचेस में हर ब्रांच में 2 अकाउंटेंट्स बैठ के 12 महीने 25 डेज मुसलसल एंट्रियां कर रहे हैं, कितने बंदे चाहिए ये सारी एंट्रियां चेक करने के लिए? करना पड़ेगा, सिलेक्टेड काम करना पड़ेगा, कुछ टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। और जब वो 100% डाटा को नहीं देख रहा तो वो कैसे 100% राय दे सकता है? तो ऑडिटर की ये इनहेरेंट लिमिटेशंस उसको 100% राय देने से रोक देती हैं। वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी हमने हैंडआउट्स, अब आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैंने फिर बता दूंगा कि क्या चल रहा था। सारी बात समझ आई? इस वक्त हमने ना ऑडिट के बेसिक्स को थोड़ा सा देखने की कोशिश की है बीच बीच में से, और कुछ पुरानी चीज़ें आपको मैंने याद कराने की कोशिश की हैं। तो क्या आपको ऑडिट के फ़ायदे समझ आए? क्या ऑडिटर की प्रॉब्लम्स, परेशानियां समझ आई कि वो क्यों नहीं सही से ओपिनियन दे पाता? वो रीज़नेबल एश्योरेंस देता है, वो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज वाली ओपिनियन देता है। यानी वो अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि मैं 100% चीज़ नहीं देख सकता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से टेक्निक यूज़ करके एक हाई एश्योरेंस दी है। हाई एश्योरेंस का मतलब है 70 to 80% एश्योरेंस, अच्छे बड़े लेवल की एश्योरेंस, तगड़ी एश्योरेंस। जी, कुछ हैंड तक पहुंचेगा और उसमें मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जी, ऑडिटर को ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऑडिटर के वर्किंग पेपर में आ रहा है कि उसने उस चीज़ पे काम किया था और बाद में इनके साथ मिल गया तो वो फंस जाएगा। तो ऑडिटर को अपने वर्किंग पेपर्स भी साथ साथ सेट रखने पड़ेंगे। ये सारा निज़ाम ऐसे बना है कि ऑडिटर अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेगा, और ऑडिटर ब्लेम तब ले जब वाकई उसने उतना काम भी किया है, जितनी वो सर्विस दे रहा है वो उसके हिसाब से एक मोटी मोटी एश्योरेंस दे रहा है। यानी एक यूज़र जो कि एक कंपनी में इन्वेस्ट करने लगा था जिसका ऑडिट ही नहीं हुआ सिरे से, वर्सेस एक कंपनी जिसका ऑडिट हुआ है, जिसमें 100% नहीं 70-80% एश्योरेंस मिल गई है, तो भी ज़ीरो से तो बेहतर है 70-80%। तो इन्वेस्टर ऐसी कंपनी में फिर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेगा। अगर ऑडिटर पकड़ा जाए, जी बिल्कुल, अगर एक ऑडिटर पकड़ा जाए तो सबसे पहले वो यही बहाना लगाएगा कि ये काम मैं सिलेक्ट नहीं कर सका था। फिर एविडेंस से उसे साबित करना होगा कि उसने सिलेक्ट नहीं किया था। फिर ऑडिटर्स का भी ऑडिट हो रहा होता है। आईकैप की अपनी QCR टीम्स होती हैं जो फर्म्स को ऑडिट कर रही होती हैं। ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड है, गवर्नमेंट का एक इदारा जो आईकैप के ऊपर मौजूद है, जो उनको देख रहा होता है कि वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। फिर अगर आपकी इंटरनेशनल एफिलिएशंस हैं तो वो नहीं चाहते कि उनका नाम ख़राब हो, जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं, तो इंटरनेशनल फर्म्स अपने लोकल जो पाकिस्तान में एफिलिएट्स होते हैं उनका खुद भी ऑडिट करवाते हैं। फिर एक फर्म के अगर 3-3, 4-4 ऑफिसेज हैं, ये एक दूसरे का भी ऑडिट करते रहते हैं। हम एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे इसके ऊपर पूरा ISA 220, जिसमें हम देखेंगे कि ये अपनी क्वालिटी को कैसे इंश्योर रखते हैं और कैसे ये साफ़ सुथरे तरीके से काम करते हैं। हालांकि इसमें 2 नंबरी करने का मार्जिन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, बट वो अपने आप को कैसे बचा के रखते हैं, इस पर हम पूरा स्टैंडर्ड पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आप लोगों ने पहले पेज पे द मीनिंग ऑफ ऑडिट में डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट की नीचे वाली बातें देखी। उससे नीचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताया गया है, इसको बस मुस्कुराते हुए पढ़ लेना है।
इसको याद तो नहीं ना करेंगे खुदा ना खास्ता। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये आपके लिए नई चीज़ है, ये आपने देख लेनी है। नीचे अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप एंड एजेंसी के डायरेक्टर और मैनेजमेंट का ये जो एजेंसी रोल है, ये एजेंट हैं, और ऑडिट से क्या फ़ायदा होता है, ये डिस्कशन। नेक्स्ट पेज पे आए। ये सिर्फ पढ़ने वाले हैं, कुछ याद नहीं करना है इसमें, सिर्फ पढ़ना है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। अगर कुछ याद करना चाहते हैं तो मैं आगे वो जगह भी दिखा देता हूँ जो याद की जा सकती है। दूसरा पेज, पेज 2 पे सेंटर में ट्रू एंड फेयर व्यू दिया हुआ है और उसके नीचे मेटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ये दोनों आपकी पुरानी बातें हैं जो आप पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, मैंने सिर्फ इसको हल्का सा सिर्फ हाईलाइट किया है। इन दो को देख लेना है और कभी याद नहीं करना। फिर चलते चलते इस हैंडआउट के सबसे आखिरी सफ़े पे आना है। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट और इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, ये दो चीज़ें हैं जो पढ़ के आनी है। यानी अगर आपके दिल में कुछ याद करने की कोई ख्वाहिश जागे और याद करना चाहें तो ऑडिट के एडवांटेजेस तो ऐसे हैं जो आप खुद ही से लिख सकते हैं। जो नीचे लिमिटेशंस हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो आज के दिन में हमारी काम की डिस्कशन हुई है। पीछे हम लोगों ने सिर्फ बेस बनाई है, अब आप लोगों ने पहला पेज पढ़ लेना है, दूसरे पेज के दरमियान के वो दो एलिमेंट्स पढ़ लेने हैं और ये वाले पेज को ज़रा ध्यान से पढ़ना है। कल सबसे ज़्यादा बहस हमारी इस पेज पे हो रही होगी कि ये एडवांटेज में ये जो जुमला लिखा था इसका क्या मतलब है, और ये जो लिमिटेशन में ये वाला जुमला लिखा हुआ था ये क्या कहना चाह रहे हैं। डन। तो ये आप लोगों ने पढ़ के आना है, पढ़ के आएंगे तो इंशाल्लाह ताला कल फिर बात समझ आएगी, आगे जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं।